आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 जीव जगत, क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट जीव जगत। जीव जगत में देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि देखिए, संसार में असंख्य जीव रहते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव क्या है, जिनमें सूक्ष्म जीव जैसे माइकोप्लाज्मा तथा कुछ आपको पता है जीवाणु विषाणु से लेकर कहा जाता है कि कुछ इतने छोटे होते हैं जिनको देखने के लिए हमको क्या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तथा कुछ इतने विशाल होते हैं कि जैसे व्हेल तक क्या नीली व्हेल तक पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार जल में, थल में तथा कुछ खुले वायुमंडल में रहते हैं। इन सभी जीवों में अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। जैसे कहा जाता है कि मछली मछली क्या करती है, तैरती है। सर्प क्या करता है, रेंगता है। मनुष्य चलता है। पक्षियों को पक्षी उड़ती है। तथा कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव में पाई जाने वाली यह विविधता जीवन के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। कहा जा रहा है कि पर सभी जीव में कौन से कुछ ऐसे जीव जो सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित होती। कहा जाता है कि जीव जगत में सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित होती हैं। इन दोनों कहा जाता है कौन कौन से, सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित होती है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों का ही निर्माण तत्व से मिलकर वो बने होते हैं। कहा जाता है कि जो देखिए क्या तत्व है, देखिए जो तत्व होते हैं ये किसके बने होते हैं, परमाणु के। या पहले किसके, अणु। अणु किसके बने होते हैं, परमाणु के। तो कहा जाता है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ किसका बना होता है, परमाणु का बना होता है। तो कहा जाता है कि शुद्ध रूप की बात किया जाता है तो चाहे पदार्थ सजीव चाहे निर्जीव दोनों के दोनों किसके बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो कहा जाता है कि सजीवों का शरीर क्या है, सजीवों का शरीर कार्बनिक तथा अकार्बनिक देखिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना होता है। कहा जा रहा है कि सजीवों के निर्माण में मुख्यतः 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। कहा जाता है कि जो सजीव होते हैं उनमें सबसे अधिक क्या 99% क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के अणु तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो कार्बन क्या होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं या जो सजीव होते हैं या जीव जगत के जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सभी के सभी किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन के बने हुए रहते हैं। इनका संपूर्ण भाग 99% भाग ये ही बनाता है। सजीवों का प्रमुख लक्षण किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके जीवद्रव्य की उपस्थिति पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि किसी भी सजीव के लक्षण की बात करते हैं तो उसमें जीवद्रव्य की उपस्थिति होती है। जीवद्रव्य एक जटिल क्या है, एक जटिल सजीव द्रव्य होता है जिसकी खोज कौन के बताता है, हक्सले ने किया था। इसीलिए कहा जाता है कि हक्सले ने क्या है, हक्सले ने हक्सले ने क्या हक्सले ने देखिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को सबसे पहले जीवन का भौतिक आधार कहा। क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार कौन कहा था, जो हक्सले ने कहा था किसको, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीवन का भौतिक आधार कहा था। अब कहा जाता है कि ए कौन से, जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य को कौन कहता, तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहे थे। अब कहा जाता है कि जो जीवद्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती रहती है जिसको यही सजीव का वास्तविक जीवित पदार्थ होता है। कहा जाता है कि जो जीवद्रव्य होता है यही वास्तविक रूप से किसी भी सजीव का वास्तविक जीवित पदार्थ पाया होता है। अब कहा जाता है कि इसके अनुसार देखिए
अब हम लोग चलते हैं नोट्स वाइज, उसको एक एक करके कवर करते हैं। तो देखा जा रहा है कि देखिए, आधुनिक जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत के अनुसार, देखिए क्या इन सभी सिद्धांतों के अनुसार जो हम लोग क्या ऊपर डिस्कशन किए हैं, तो जीवधारियों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं रासायनिक तथा भौतिक नियमों के पालन करती है। जैसे अजीवित तंत्र में प्रक्रियाएं घटती जाती है। जीवन के विशिष्ट गुण जीवों के जटिल संगठन के कारण उत्पन्न, कहा जाता है कि जीवों के विशिष्ट जो गुण होते हैं, ये जीवों के जटिल संगठन के कारण उत्पन्न होती है। जीव विज्ञान के अध्ययन के चार मुख्य बातें होती है जो इसकी विविधताओं को एकता में बांधती है। कौन कौन से चार मुख्य बातें हैं? देखिए, नंबर एक, एक सामान्य वातावरण, कहा जाता है कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एक सामान्य वातावरण की आवश्यकता होती है। जो एकमात्र ग्रह, कौन? पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवित जीव अपना आवास तथा अपने रहने योग्य अनुकूल वातावरण प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक सामान्य वातावरण पृथ्वी पर होना चाहिए। एक सामान्य आनुवंशिक अणु के, कहा जाता है कि एक सामान्य आनुवंशिक अणु होने चाहिए। कहा जाता है कि प्रत्येक, देखिए, कुछ साइंटिस्टों का मानना होता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है उसके पूर्वजों से हुई है। वो पूर्वज जैसे भी हुए हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? उनकी पूर्वजों से हुई। तो कहा जाता है उनका कोई न कोई आनुवंशिक अणु होना चाहिए। किसके? एक सामान्य जीव के। नेक्स्ट पॉइंट कहा रहा है कि एक सामान्य द्विविकासी इतिहास, कहा जाता है कि उनका एक कोई न कोई क्या रहा है? इतिहास रहा हो। कहने का मतलब क्या, इसके पूर्वज कभी न कभी हमारे पृथ्वी पर रहे हैं। तो वही कहा जाता है कि इनका एक सामान्य द्विविकासी इतिहास होना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संगठन की एक सामान्य इकाई होती है। कहा जाता है कि किसी भी जीव की एक समान इकाई क्या होनी चाहिए? कोशिका होनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रत्येक सजीव प्राणी, क्या होता है? प्रत्येक सजीव प्राणी किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। जैसे कहा जाता है, देखिए, प्रत्येक जीव किसके बने होते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होते हैं? कोशिका होती है। कोशिका के बाद क्या होता है? एक कोशिका किसकी होती है? ए ऊतक होती है, ऊतक से बनी होती है। ये ऊतक किसका बना होता है? ऊतक तंत्र का बना होता है। ऊतक तंत्र से क्या निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। अंग से किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? एक शरीर का निर्माण होता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक छोटी सी श्रृंखला के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो एक शरीर, कहा जाता है कि एक शरीर मतलब क्या? एक स्वस्थ व्यक्ति की कहा जाएगा, एक स्वस्थ बेबी कहा जाएगा, या जीवित प्राणी की जो इकाई होगी मुख्य रूप से कौन सी हो जाती है? कोशिका होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि एक संगठन की एक सामान्य कोई न कोई उसकी कोशिकाएं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक जीव की कोशिकाओं का ग्रुप किस प्रकार से क्या करता है? एक समूह में जुड़कर एक नई संरचना का निर्माण करता रहता है, जिसके एक ऐसा समय आता है जब एक स्पष्ट रूप से एक बेबी का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि सजीवों के क्या सजीव जगत में देखा जाता है कि जीवन, सबसे पहले क्या है? सजीव जगत में हम लोग किसके ऊपर ध्यान देते हैं? जीवन। आखिरकार जीवन क्या होता है? देखिए, जीवन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि देखिए, जीव की कोई सुनिश्चित परिभाषा अभी तक नहीं दिया जा सकता। कहा जाता है कि जीवन की एक स्पष्ट रूप से परिभाषाएं नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो जीवन होता है यह अमूर्त होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह केवल यह कह सकते हैं, देखिए, हम केवल यही कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ को क्या कहा जाता है जीवन में? जीवद्रव्य। कहा जाता है कि जीवद्रव्य की जैविक दशा ही जीवन है। कहा जाता है कि जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य की दैनिक दशा ही क्या कहलाती है? जीवन कहलाती है। इस आधार पर कहते हैं कि जीवन वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करते हैं। कहा जाता है कि अगर बात किया जाएगा जीवन की, तो जीवन क्या है? यह एक ऐसा लक्षण होता है जो निर्जीव से क्या कहता है? निर्जीव से सजीव को, या सजीव को निर्जीव से अलग करने की जो भी उसमें पृथक्करण, अलग करने का जो गुण होता है, वही क्या होता है? जीवन होता है। आगे हम देखते हैं कि सजीव क्या होता है। देखिए, वे वस्तु जो वृद्धि, विकास,
प्रक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते रहते हैं, वे सभी के सभी सजीव कहलाते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक वह जीव जिसके अंदर वृद्धि हो, विकास हो, प्रतिक्रिया हो तथा वो जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित कर सकते या अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी न किसी वातावरण को क्या कर सकता है, वो महसूस कर सकता है, वो ये सभी के सभी क्या है, सजीव कहलाते हैं। अब आगे देखिए, सजीवों के लक्षण, क्या सजीवों के सामान्य लक्षण की ओर चलते हैं। तो सजीवों के लक्षण कौन कौन से, देखिए अब सजीव के लक्षण, जीवन की एक निश्चित परिभाषा देना बहुत ही कठिन है, परंतु सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव से पृथक किया जा सकता है। इनके लक्षण निम्नलिखित इस प्रकार हैं। किस प्रकार है, देखिए यहाँ पे नंबर एक क्या है, जीव द्रव्य के आधार पर। सजीवों के जो लक्षण होते हैं उसमें हम जीव द्रव्य देखते हैं, तो जीव द्रव्य के आधार पर सजीवों का अंतर किया गया है। कौन कौन से, देखिए जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य कहा जाता है कि हक्सले नामक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था कि जो जीवधारियों का जीवन होता है यही जीव द्रव्य का भौतिक आधार होता है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती है तथा इसकी रासायनिक संरचना जटिल होती है। जैसे कहा जाता है कि जो जीवद्रव्य होता है इसकी रासायनिक संरचना बहुत ही कठिन क्या जटिल होती है। जीवद्रव्य निरंतर परिवर्तन की स्थिति के ऊपर निर्भर करते, कहा जाता है कि जो जीवद्रव्य होता है यह परिवर्तन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जीवद्रव्य जो होता है वह हमेशा एक न एक रूप में क्या करता है, परिवर्तित होता रहता है। अगला पॉइंट क्या है, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना की बात करते हैं तो क्या है, कोशिका संरचना क्या है, जीवधारियों के शरीर एक या अनेक कोशिका के बने होते हैं। पौधे व जंतुओं में जीवद्रव्य कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो देखिए जितने भी जीवधारी होते हैं किसी न किसी एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कहा जाता है कि जो कोशिका से मिलकर बने होते हैं तो उसमें जंतु व पौधे दोनों होते हैं। तो जो जंतु व पौधे में जो जीवद्रव्य कोशिका की झिल्ली होती है, जैसे कहा जाता है कि जो जंतु कोशिका होती है और जो पादप कोशिका होती है उसमें जो पादप कोशिकाएं होती है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है एक किसकी घिरी होती है, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। पौधों में कोशिका झिल्ली झिल्ली के बाहर एक निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति पाई जाती है यही जो कोशिका भित्ति क्या होती है, पादपों में दृढ़ता प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक निर्जीव निर्जीव तथा जटिल प्रक्रिया होती भी होती। कोशिका में देखिए कोशिका जीवों संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कहा जाता है कि जो कोशिका होती है ये जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अब देखिए कहा जाता है कि पोषण क्या है, पोषण क्या है, जीवों को वृद्धि तथा गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होती है या जीव को कहाँ से प्राप्त होती है, उनके खाद्य या भोज्य पदार्थों से मिलती है। अलग अलग प्रकार के हम लोगों को पता है कि सुबह का भोजन अलग करते हैं, दोपहर में अलग करते हैं और शाम को अलग करते हैं। तो आखिरकार उन सभी भोज्य पदार्थों में कोई न कोई ऐसा कुछ न कुछ जरूर पाया जाता है जो हम प्रत्येक दिन सुबह के रूटीन में अलग और दोपहर में अलग और रात को अलग करते हैं। तो वही जो पाया जाने वाला पोषक तत्व होता है कौन कौन से होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, इन सभी का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस यही कारण कहा जाता है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता थी, ऊर्जा की आवश्यकता थी। ये ऊर्जा भोज्य पदार्थों से मिलती है, जैसे पौधे, जल, खनिज पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहता है, अपना भोजन बनाते हैं। कहा जाता है कि जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन किस किस प्रकार से बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या उनको आवश्यकता क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, मृदा की, सूर्य के प्रकाश की या कह सकते हैं कि सनलाइट की,
उसके बाद कहा जाता है कि इन सभी के साथ-साथ उसको किसके खनिज पदार्थों की खनिज पदार्थों के साथ-साथ क्या होता है, एक क्लोरोफिल या हरित लवक की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो कहा जाता है कि प्रत्येक जीव को अलग-अलग माध्यमों से उनको ऊर्जा ग्रहण करने के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यही कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में ऐसे गुण पाए जाते हैं, तो वह सजीव के लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम श्वसन के ऊपर। देखिए, प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए क्या करता है, वो श्वास लेता रहता है, तो श्वास लेने में प्रत्येक समय देखिए क्या वो चाहे पादप होता है जंतु क्या इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो कहा जाता है कि प्रत्येक जीव का प्रमुख लक्षण जो होता है वह श्वसन होता है। इस क्रिया में भी ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रजनन की क्रिया। कहा जाता है कि सजीवों में प्रजनन की क्रियाएं होती है। जीवधारी अपने जीवन जीवधारी अपने जीव प्रजनन द्वारा पैदा कर सकते हैं, परंतु निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है कि सजीव जो होते हैं, प्रत्येक सजीव अपने अनुसार आने वाली पीढ़ी या कह सकते हैं कि अपने अनुसार एक नई संतति का निर्माण कर सकता है, लेकिन निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव करते हैं, लेकिन उसमें कहा जाता है कि जो निर्जीव होता है इसकी इसी का हिस्सा होकर मतलब इसी का भाग होता है। देखिए, ये नए का निर्माण नहीं, देखिए सजीव जो होते हैं ये नए का निर्माण करते हैं, लेकिन निर्जीव नए का निर्माण नहीं करता, लेकिन अपने हिस्से को अपने शरीर को तोड़कर अलग अलग भागों में वो वर्गीकृत हो सकते हैं। लेकिन उसको हम क्या वो प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन क्या उसको अपने शरीर को बांट सकते हैं। लेकिन अगला पॉइंट क्या है, संवेदनशीलता या तथा अनुकूलता। कहा जाता है कि जीव अपने चारों ओर के वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इस कारण वे संवेदनशील होते हैं तथा उनके अनुसार अपनी संरचना, रहन सहन व क्रियाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। इसको अनुकूलन कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक जीव अपने आवास हेतु क्या करता है, अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार की जो सहनशीलता होती है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ठंड अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसे उस व्यक्ति को ठंड के मौसम में उस मौसम को क्या कहा जाएगा, वो प्रतिकूल कहा जाएगा। लेकिन अगर वो ठंड को बर्दाश्त कर पाता है, तो उसे कहा जाता है कि वो जो मौसम होता है उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। तो कहा जाता है कि जब हम क्या कहते हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। लेकिन बात आ गई कि संवेदनशीलता। संवेदनशीलता कहते हैं कि अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या होता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दैनिक जीवन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि को हम महसूस कर सकते हैं, वह क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। तो कहा जाता है कि जो सजीव प्राणी होती हैं वह अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या अपनी त्वचा के द्वारा आपसी एक दूसरे का संवेदनशील होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, वो प्रत्येक वातावरण में अपने आप को अनुकूलित भी अनुकूलित कर लेते हैं। ये जो सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, उत्सर्जन। प्रत्येक जीव क्या है, प्रत्येक जीव अपने शरीर से हानिकारक तथा अनावश्यक पदार्थ शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। जो कुछ ऐसे होते हैं जो तरल के रूप में निकालते हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो जटिल के रूप में निकालते हैं। तो प्रत्येक जीव जो उनके शरीर में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है या हानिकारक पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, ये सजीवों का लक्षण होता है। यह क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, जीवन चक्र। जीवन चक्र की बात करते हैं। देखिए, जीवन चक्र में क्या है, सभी जीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जैसे कहा जाता है कि प्रत्येक जीव क्या करता है, जीवन चक्र में जन्म लेता है, जन्म से लेकर कब्र तक क्या था, जन्म से लेकर कब्र तक की पूरी घटना एक क्या होती है, एक जीवन चक्र होती है। तो प्रत्येक जीव जो उसका ये पता है कि उसका अगर जन्म हुआ है तो उसको उसकी भी मृत्यु भी क्या है, वो निश्चित है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जीव होते हैं उनका एक जन्म जन्म भी और मृत्यु दोनों निश्चित होती है। लेकिन इसका ये उम्र का क्या होता है, उम्र का अनुमान नहीं लगा जा सकता। एक ये अपने
मत मतलब क्या, पूर्वजों के या अपने इसकी पहले की पीढ़ी जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर कर समाप्त हो गई है, जिसको इसके पहले आप लोग को बताया गया था कि अगर पूर्वजों का इतिहास पता हो या अपने यहाँ के जो जीव होते हैं उनका इतिहास पता होना चाहिए। तो अगर कहा जाता है कि अगर इसके पूर्वज अगर उतने साल तक जीवित रहे हैं तो इसकी भी संभावनाएं है कि लगभग में उसी के अनुसार जीवन अपना जी सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, जीवन चक्र। अब जीवन चक्र के बाद देखा जाता है कि जितने भी सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षण थे, उसके लक्षण को बता देंगे। अब इसमें देखा गया कि जितनी भी क्रियाविधियाँ होती है, सभी के सभी में क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण ऐसे पाए जाते हैं, तो वो सजीव अगर इसमें से कोई अंतर होता है, तो वो सजीवों के लक्षण नहीं होते हैं। अब अगल आगे हम देखते हैं क्या, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है। देखिए कहा जा रहा है कि एक तरीके देखिए, वर्गीकी क्या होता है और वर्गीकरण क्या होता है। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए प्रत्येक जीव को उसकी संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों का वर्गीकरण ही उसका क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के जिनमें संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण करना ही उस शाखा का वर्गीकी कहलाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव को उसका वर्गीकरण करना मतलब क्या, कहा जाता है कि उसकी संरचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर तथा उसके जैव रासायनिक क्रिया के समानता के आधार पर प्रत्येक जीव का वर्गीकरण करना ही वर्गीकी कहलाता है। यह वर्गीकी शब्द डी कॉर्डेले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना तथा जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। देखिए कार्डेले नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी शब्द दिया था, जिसमें संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना, देखिए उसका नामकरण कर किया जाता है, उसके जीव जगत में एक स्थान सुनिश्चित किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। अब ये देखिए, ये जो वर्गीकरण विज्ञान होता है इसको नाम दिया जाता है सिस्टमैटिक। क्या होता है, सिस्टमैटिक। ये जो सिस्टमैटिक शब्द होता है यह एक लैटिन वर्ड होता है। तो इसमें कहा जाता है ये सिस्टेमा से लिया गया। जैसे सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द होता है, जो सिस्टेमा नामक शब्द से लिया गया, जो एक लैटिन वर्ड होता है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या जीवों की एक नियमित व्यवस्था क्या करा होता है, जीवों की एक नियमित व्यवस्था सिस्टमैटिक होता है। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, परंतु वास्तव में दोनों के अध्ययन क्षेत्र, जैसे कहा जाता है कि वर्गीकी अलग होता है, वर्गीकरण अलग होता है। जैसे कहा जाता है कि देखिए कहा जा रहा है कि आगे देखिए कि इस प्रकार से एक जीव, देखिए क्या है, वर्गीकी तथा वर्गीकरण में अंतर की बात आधार पर हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलता है। देखिए वर्गीकी तथा वर्गीकरण कहा जाता है कि इसमें जीवों का वर्णन, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण में प्रयुक्त विविध विधियों, नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि प्रत्येक जीव का वर्णन करना, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण में प्रयुक्त विधि, नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी में किया जाता है। जबकि वर्गीकरण विज्ञान में जीवों की किस्मों की विविधता, तुलनात्मक, विकासात्मक तथा जाति वृत्ति संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला क्या है कि यह जीवों के वर्गीकरण के नियमों एवं सिद्धांतों से संबंधित होता है, जबकि वर्गीकरण क्या है, इसमें वर्गीकी के साथ साथ जातीय वृत्ति व या विकासी संबंध भी निहित होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, उसका नामकरण क्या होता है, प्रत्येक जीव का नामकरण किया जाता है या उसका नामकरण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, इसमें कहा जाता है कि इसमें जीवों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि जो नामकरण किया जाता है यह एक वैज्ञानिक विधि होती है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जिसके द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। इसमें देखते हैं, देखिए किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के पश्चात एक निश्चित
तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति नामकरण कहलाती है। कहा जा रहा है कि किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के लिए एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति नामकरण कहलाती है। प्रत्येक देश के लोगों के ज्ञान का समावेश होने के कारण प्रत्येक देश के लोगों के ज्ञान का समावेश होने के कारण एक ही जीव को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जो एक असुविधाजनक कार्य होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव का नामकरण में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सभी जगहों पर तो एक होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक नाम ऐसे होते हैं जो स्थान के आधार पर उसका नामकरण अलग अलग होता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले व्यक्ति या जगहों के आधार पर अलग अलग नामों से जानने पर बहुत सारे असुविधाजनक कार्य करने पड़ते थे। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम अपने प्रत्येक जीव को प्रत्येक जीव को जीव विज्ञान नाम के आधार पर देखिए जीव विज्ञान नाम देने के क्षेत्र में कार्य किए। कहा जाता है कि कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले इन्होंने एक कार्य किए थे किसके ऊपर, जीव वैज्ञानिक के ऊपर। इन्होंने कहा था कि 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में लगभग 4378 जंतुओं को वैज्ञानिक नाम देकर वर्गीकृत किया। कहा जा रहा है कि कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4378 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम देकर सबसे पहले वर्गीकृत किए थे। अब इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से नाम में, एक ऐसा नाम था जो देशज था, दूसरा क्या वैज्ञानिक नाम था। अब देशज या साधारण नाम क्या था, विभिन्न देशों में जंतुओं तथा पादपों को स्थानीय या देशी नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में धान को भारत में धान को धान कहा जाता है, जब देखिए धान में चावल के नाम से जाना जाता है, जबकि इंग्लैंड में इसी को राइस के नाम से जाना जाता है। तथा इटली में राइसो के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि धान जो होता है इसका नाम भारत में चावल है, जबकि इंग्लैंड में राइस है, तथा इटली में राइसो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार घरेलू चिड़िया को भारत में गौरैया के नाम से जाना जाता है, जबकि इंग्लैंड में स्पैरो के तथा जर्मनी में हास्परलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब कैरोलस लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण किए थे तो उसमें सबसे पहले देशज नाम था तथा कुछ वैज्ञानिक नाम दिए थे। तो देशज नाम तथा वैज्ञानिक नाम दोनों के आधार पर क्या क्या किए थे, उन्होंने वर्गीकरण किए थे। अब देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक नाम में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वह नाम है जो उसे किसी जीव वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। जैसे कहा जाता है कि ऐसे वैज्ञानिक या ऐसे व्यक्ति जो किसी जीवधारियों के बारे में सबसे पहले बता रहे थे, तो उस व्यक्ति के आधार पर उस जीव का वैज्ञानिक नाम रखा जाता था। इसी को कहा जाता है वैज्ञानिक नाम। अब देखिए साइंटिफिक नेम। अब कहा जाता है कि इसी के नाम से वह स्वयं को पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। ओराइजा सटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है। तो कहा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति में दो नियम दिए थे, एक द्विनाम पद्धति, एक त्रिनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति क्या होता है, त्रिनाम पद्धति क्या होती है, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि जो द्विनाम पद्धति होती है इसका नामकरण कौन कहता है, इसको बारे में कौन बताता है, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 10वें संस्करण 1758 में इसका वर्णन किया था। जैसे कहा जाता है कि द्विनाम पद्धति में सबसे पहले इसका नामकरण किसके आधार पर किया जाता है, किसी भी जीव के वंश तथा जाति के आधार पर उसका नामकरण किया जाता था। किसमें, द्विनाम पद्धति में या बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में कैरोलस लिनियस के द्वारा अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सबसे पहले वंश तथा जाति के आधार पर द्विनाम पद्धति का वर्णन किए थे।
अब कहा जा रहा है कि इसमें इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के नाम दो भागों में होते हैं। पहला भाग उसका वंश होता है तथा दूसरा भाग उसका जाति होता है। या तो कह सकते हैं कि जीनस होता है, या तो क्या होता है, स्पीशीज होता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि देखिए इसके आधार पर घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पैंसर डोमेस्टिकस है, जहाँ पैंसर वंश तथा डोमेस्टिकस जाति को वर्गीकृत करता है। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम ह्यूमन क्या होमो सेपियंस है, तो होमो उसका क्या है, जेनेटिकल जेनेटिक्स नेम हो जाएगा तथा उसके सेपियंस उसके स्पीशीज हो जाता है। तो इस आधार पर प्रत्येक जीव का दो द्विनाम पद्धति रखा जाता है या बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर रखा जाता है। जैसे इसमें कुछ के आपको नामकरण किया जाता है। जैसे भैंस का बॉस इंडिकस है, क्या बॉस बुबेलिस है, तो बॉस उसका जंतु वंश नाम तथा बुबेलिस उसके जाति नाम हो जाएगा। घोड़ा में क्या है, इक्वस कैबुलस होता है, तो इक्वस वंश का नाम और कैबुलस जाति का नाम होता है। शेर है, शेर में पैंथर लियो, पैंथर क्या है वंश का नाम, लियो उसका जाति का नाम है। आम मैंगी फेरा इंडिका, तो मैंगी फेरा में मैंगी क्या है, मैजिनी क्या है आपका वंश है, तथा फिर मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका आपका क्या है, जाति है। कमल क्या है, नेलम्बो न्यूसीफेरा है, तो नेलम्बो आपका वंश का नाम है तथा न्यूसीफेरा व जाति का नाम है। ज्वार क्या है, सरगम क्या सरगम वाल वुल्गेरा है, तो वुल्गेरा आपका जाति का नाम है तथा सरगम आपका वंश का नाम है। इस प्रकार से किसी भी जीव का द्विनाम पद्धति रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति में कहा जाता है कि जब किसी भी जीव का, देखिए क्या त्रिनम पद्धति में देखते हैं क्या है कि त्रिनम पद्धति में या ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर में क्या कहा जाता है कि कुछ जीव जाति की उपजातियों में, देखिए इसमें क्या जाता है कि किसी भी जीव की उपजातियों का अध्ययन किया जाता है। किसके आधार पर, उसके भौगोलिक क्षेत्रों में रहने के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो जिसे उसकी उपजाति का नाम जीव के वैज्ञानिक नाम के बाद रखा जाता है, तो एक क्या होता है, त्रिनाम पद्धति होता है। इसका नामकरण क्या कहा करने से पहले देखे कहा जाता है कि देखिए कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है, कॉर्बस कॉर्बस स्प्लेंडेंस है। जबकि भारत, श्रीलंका तथा बर्मा में कौवे की जाति में कुछ अंतर होता है। अतः भारत, श्रीलंका तथा बर्मा के कौवे को निम्न नामों से निम्न उपजाति के नामों से जाना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि त्रिनाम पद्धति में कौवे का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका तो सभी विश्व में तो एक है, लेकिन भारत, श्रीलंका तथा बर्मा में उनके उपजातियों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो भारत में जो कौवा होता है उसे उसका वैज्ञानिक नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस है। जबकि श्रीलंका के कौवे का कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेट्स है तथा वर्मा के कौवे का वैज्ञानिक नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस है। देखिए इन तीनों में देखिए स्प्लेंडेंस, प्रोटीगेट्स तथा इंसोलेंस है। इन्हीं के उपजातियों के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, त्रिनाम पद्धति रखा गया है। अब अगला देखते हैं को कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव को क्या है, प्रत्येक जीव को उसका नामकरण जो किया जा रहा था तो किसके द्वारा किया जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संहिता के द्वारा। कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संहिता होती है क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। इसकी स्थापना या इसके बारे में सबसे पहले 1898 में वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। कहा जा रहा है कि 1898 में वैज्ञानिक ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया तथा 1901 में इस आयोग के द्वारा नामांकन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को, जैसे कहा जाता है कि एक पहले आयोग का गठन किया गया 1898 में, 1901 में इस आयोग के द्वारा नामांकन के लिए एक गठन किया गया था तथा 1909 में इस आयोग का गठन किया गया था। लेकिन कहा जाए 1904 में अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया गया तथा 1964 में नामांकन का ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत आधुनिक संस्करण में पुनः प्रकाशित हुआ था, जिसके आधार पर इसका नामकरण करना शुरू होता है। तो कहा जाता है कि इसके एक भूमिकाएं होती है। कहा जा रहा है कि 86 धाराएं, 5 परिशिष्टिका तथा एक शब्दावलियां इस नामांकन में मौजूद है। कहा जाता है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने से पहले उसमें दिखाया जाता है कि उसकी धाराएं 86 है,
5 परिशिष्टियाँ तथा 1 शब्दावलियाँ मौजूद होती है। अब देखा जाता है कि नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन-कौन से हैं? देखिए कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय नियम है, देखा जाता है कि मुख्य रूप से प्रत्येक जाति का समस्त विश्व में एक वैज्ञानिक नाम होता है। इसके संबंध में 1901 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस में जीवों का नामकरण हेतु कुछ क्या है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान्यता दी गई थी। इस नियम में वनस्पति देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव को उसके नामकरण के लिए वनस्पति वैज्ञानिक नाम, जैसे कहा जाता है कि अगर बात आएगी कि वनस्पतियों का नामांकन किस प्रकार से किया जाता था, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम क्या था? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कहा जाता है कि वनस्पति नामांकन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। वनस्पति मतलब क्या? वनों से संबंधित जितने भी नए वैज्ञानिक नाम होंगे उनका नामांकन कौन करेगा? वनस्पति नामांकन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, या तो कहा जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा कहा जा रहा है कि ये ICZN कौन हो जाएगा? जंतु वैज्ञानिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। यहाँ पर जंतु वैज्ञानिक के बारे में कहा जा रहा है, तो ये कौन सा है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कौन है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। अब कहा जाता है कि देखिए जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता है। जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता क्या जगह? ICBN क्या इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। ICBN में क्या जगह? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर हो जाता है। चौथा क्या है कि विषाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। इसमें क्या है? ICBN में क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर हो जाता है। इस आधार पर कौन से? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये मतलब 4 ऐसे संगठन का नाम बताया गया है जिसके आधार पर प्रत्येक जीव का क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नियम होता है। प्रत्येक, जैसे कहा जाता है वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जंतु होता है और बॉटनी, तो इसके आधार पर प्रत्येक जीव का उसका वैज्ञानिक नामांकन किया जाता है इन्हीं संगठनों के द्वारा। देखिए वर्गीकीय सहायक साधन कौन कौन से होते हैं? तो तकनीकी विधि और संग्रहित सूचनाएं जो जीवों की पहचान और वर्गीकरण में उपयोगी होते हैं उन्हें वर्गीकीय सहायक साधन कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जब वर्गीकीय सहायक साधन क्या होता है, तो तकनीकी विधि और संग्रहित सूचनाएं जो जीवों की पहचान और वर्गीकरण में उपयोगित है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव की पहचान के लिए तथा उसके वर्गीकरण में उपयोगिता को दिखाने के लिए जीवों का वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण साधन दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले क्या? हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या होता है? ये ऐसे वनस्पति संग्रहालय होते हैं जहाँ पर पौधे को एकत्रित तो किया जाता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है? सुखा कर रखा जाता है, या सुखाकर परिरक्षण द्रव्य में किसमें? फास्फेल्डिहाइड इसमें रखा जाता है। फास्फेल्डिहाइड में क्या आता है? देखिए फास्फेल्डिहाइड फास्फेल्डिहाइड के साथ साथ में आपका एथिल एल्कोहल, या तो हम कह सकते हैं कि फार्मेलिन होता है। क्या? फार्मेलिन में मिलाकर इसको क्या कहते हैं? अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। कहा जाता है कि हर्बेरियम वह प्रयोगशाला होता है या पादप वह पादपालय होता है जिसमें पादपों को सुखाकर लंबे समय तक रखा जाता है। तो उसको देखने के लिए या किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड या एथिल एल्कोहल में परिरक्षित करके रखा जाता है, जिससे इसके बाद में इसके नमूने को निकालकर इसका परिरक्षण किया जाता है। अब कहा जाता है कि इसके देखिए पॉइंट को ध्यान से देखिए। ये ऐसे वनस्पति संग्रहालय होते हैं जिनमें पौधे को एकत्रित कर उन्हें सुखाकर दबाकर कागज की शीट पर परिरक्षित कर देते हैं। इन कार्डों की शीटों का नाम मानक आकार कितना? देखिए 41 सेंटीमीटर गुणे 29 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई होता है। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा होता है जिसमें पौधे को एकत्र करने की तिथि
स्थान, पौधे का इंग्लिश तथा स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम कुल एकत्र करने के नाम उनकी आदि लिखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जो भी पौधा पौधा रहता है उसका स्थानीय नाम या वैज्ञानिक नाम तथा तथा उसकी तिथि किस तिथि को रखा गया था इसका परिरक्षण करने के लिए इसको ध्यान में रखते हुए हर्बेरियम के पादपों को रखा जाता है। कुछ हर्बेरियम क्या है देखिए, कुछ प्रमुख हर्बेरियम जो विश्व में प्रमुख है उसमें देखा जाता है कि उसके कितने नमूनों के कहाँ पर सबसे अधिक रखा गया था, इस आधार पर देखा जाता है। तो सबसे अधिक नमूने कहाँ पे देखा जाता है, देखिए हर्बेरियम कौन कौन से हैं? हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम हर्बेरियम कहाँ पर है, ये आपका पेरिस है। पेरिस क्या है, फ्रांस में है। यहाँ पर लगभग में आपका 95 लाख पादप नमूने की संख्या मौजूद है। कहा जाता है कि पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस शहर में 95 लाख पादप नमूने की संख्या का वहाँ पर अध्ययन करने के लिए पादपालय में रखा गया है। दूसरा क्या है, हर्बेरियम ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये लंदन में है। यहाँ पर लगभग में 60 लाख पादप नमूने की संख्या को रखा गया है। कितना, 60 लाख। नेक्स्ट क्या है, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन का एक क्यू लंदन या इंग्लैंड में मौजूद थे। यहाँ पर लगभग में आपका 65 लाख नमूने मौजूद है। तो इस प्रकार से विश्व के प्रमुख प्रमुख हर्बेरियम जहां पर पादपों की नमूने को रखा गया है। अब देखा जाता है कि नेक्स्ट क्या है कि कुछ भारत के कुछ प्रमुख हर्बेरियम कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है कि नंबर है क्या, भारत के प्रमुख हर्बेरियम, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान हर्बेरियम, क्या भारतीय राष्ट्रीय उद्यान हर्बेरियम, ये शिवपुर हावड़ा में है। ये कहाँ पे पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर लगभग में 25 लाख पादप नमूनों की संख्या है। जबकि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का हर्बेरियम ये लखनऊ में है। लखनऊ में इसकी संख्या कितनी, लगभग में 85,000 है। जबकि वन अनुसंधान संस्थान का हर्बेरियम ये देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में। यहाँ पर लगभग में आपका 3,50,000 के पादप नमूने की संख्या मौजूद है। तो कहा जाता है कि प्रत्येक जगहों पर, कुछ भारत में तथा कुछ विदेशों में जो हर्बेरियम है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पादपों के उसके नमूने की जांच के लिए रखा गया है। अगला क्या है, वनस्पति उद्यान क्या है कि जीवित पौधे का संग्रहण किया जाता है। देखिए क्या जाता है, वनस्पति उद्यान में इसमें ऐसा उद्यान होता है जिसमें जीवित पौधे का संग्रहण किया जाता है। इन उद्यानों में पौधों को स्पीशीज की पहचान करने के लिए उगाया जाता है। जैसे कहा जाता है उसकी जाति की पहचान करने के लिए उगाया जाता है। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर है, मास्को में है। सबसे सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान मास्को में है। दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान रॉयल वनस्पति उद्यान क्यू इंग्लैंड में है। तीसरा क्या है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है। चौथा कहा जा रहा है कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये लखनऊ में स्थित है। इस प्रकार से हम लोग क्या वनस्पति उद्यान के बारे में देखिए। अब कहा जाता है कि इसके लिए देखिए कहा जा रहा है कि वनस्पति उद्यान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से थे। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में विश्व में लगभग में 550 बड़े वनस्पति उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं जो वैश्विक स्तर पर इनकी संख्या इनकी आवश्यकता व महत्व को इंगित करता है। इसमें सबसे पहले यहाँ संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा विषम परिस्थिति या आवासों में पाए जाने वाले पादपों का संरक्षण किया जाता है। सेकंड कहा जा रहा है कि यह अनुसंधान तथा अध्ययन कार्यों हेतु जीवित पादप उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर जीवित पादप उपलब्ध कराए जाते हैं। कहने का मतलब क्या, ये ऐसे उद्यान होते हैं जहाँ पर पुराने से पुराने तथा नए से नए पादपों का धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, उसकी वंश में अलग अलग प्रकार के हाइब्रिड बीज को तैयार किया जाता है तथा हाइब्रिड पौधे को तैयार किया जाता है। इस प्रकार से कुछ दुर्लभ, कुछ संकटग्रस्त तथा कुछ ऐसे होते हैं जो विशिष्ट आवास में पाए जाने वाले होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है।
कहा जा रहा है कि यहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के विदेशी पादपों का संग्रहण किया जाए। जैसे कहा जाता है कि विदेशी पादप जो होते हैं उनका भी वनस्पति उद्यान में अधिक से अधिक ध्यान देकर इसका संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक महत्व। देखिए इसका आर्थिक महत्व आर्थिक महत्व के तथा दुर्लभ पादपों के संरक्षण के अतिरिक्त संवर्धन तथा प्रजनन द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि इनकी संख्या के लिए संवर्धन की क्रिया के द्वारा इसकी संख्या को बढ़ाया जाता है। कुछ प्रमुख वनस्पति उद्यान कौन कौन से देखिए। विश्व के कुछ प्रमुख वनस्पति उद्यान कौन कौन से, ध्यान से देखिए। इसमें इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस दिया जा रहा है वो आपके लिए निःशुल्क है। आपका एक फर्ज बनता है कि अगर क्लास अच्छी लग रही तो आपके साथी कोई इस क्लास से या इस पढ़ाई से आज वंचित न रह जाए, इसलिए क्लास को हमेशा आप लोग शेयर करते रहिए। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख वनस्पति उद्यान कौन कौन से वनस्पति उद्यान हैं। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए सबसे पहले रॉयल बॉटेनिकल उद्यान कहाँ पे, एक क्यों इंग्लैंड में मौजूद होता है, उसके मौजूद है। दूसरा ब्रुकलिन वनस्पति उद्यान, क्या है, ब्रुकलिन वनस्पति उद्यान न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ब्रिसनेल क्या क्रिस्टेन बॉस राष्ट्रीय उद्यान एक केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। सिडनी रॉयल वनस्पति उद्यान सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूयॉर्क वनस्पति उद्यान न्यूयॉर्क अमेरिका में है। रॉयल वनस्पति उद्यान अं, क्या अंटारियो कनाडा में मौजूद है। ये विश्व के प्रमुख वनस्पति उद्यान थे। अब आते हैं कुछ भारतीय वनस्पति उद्यान के बारे में देखने के लिए। तो इसमें देखा जाता है कि देखिए भारत में कहा जाता है कि भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि भारत वृक्षों का पूजा करता रहा है। अब इसके ऊपर आप लोग देखे तो नहीं होंगे लेकिन सुने तो जरूर होंगे कि चिपको आंदोलन के संबंधित। अगर आप लोग चिपको आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके प्लेलिस्ट में इसके ऊपर वीडियो अपलोड है, जाकर उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस कहा जाता है कि जैसे एक भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन की न्यौछावर करने से के लिए एक दूसरे की रक्षा करता है, उसी प्रकार से यहाँ के भारतीय संस्कृति में कहा जाता है या भारत का ऐसा कल्चर है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की ये परम कर्तव्य होता है, अपनी कर्तव्य का पालन भी करता है तथा अपने यहाँ के वृक्षों का उतने ही सेवा करता है जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपने संतान का सेवा करता है। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति या हमारी कहा जाती है भारतीय भारतीय संस्कृति है जो वृक्षों की पूजा करते हैं तथा उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में अनेक वनस्पति उद्यान स्थित है, जिनमें से कुछ प्रमुख कौन कौन से जो फेमस है उसमें उसका नाम है भारतीय वनस्पति उद्यान। ये कहाँ पर है, शिवपुर कोलकाता में है। दूसरा क्या राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में है। लाल बाग उद्यान बंगलौर कर्नाटक में है। चौथा रॉयल वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में मौजूद है। इस प्रकार से कुछ प्रमुख जो भारत के प्रमुख वनस्पति उद्यान थे इसके बारे में हम लोग ध्यान दिए। कौन कौन से थे, कोलकाता उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान, कोलकाता में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लाल बाग उद्यान बंगलौर कर्नाटक में और रॉयल वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्या है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। देखिए आगे हम लोग क्या है, प्राणी उपवन। कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी वनस्पति उद्यान देखे हैं, अब उसके बाद देखते हैं कि संग्रहालय देखे थे। अब देखिए प्राणी उपवन, देखिए ऐसा बंद क्षेत्र जहां प्राणियों को बंद पिंजरों की बजाय खुले में रखा जाता है, प्राणी उपवन कहलाता है। इनमें जंगली जानवरों और उनकी भोजन प्रकृति का अध्ययन करने में मदद मिलती है तथा दुर्लभ प्राणियों की को संरक्षित प्रजनन द्वारा अनेक एक्स पीटू संरक्षण को मदद मिलती। कहा जाता है कि प्राणी उपवन में
ऐसे प्राणी जो बंद पिंजरों की बजाय खुले में रहते हैं, जहाँ पर उनको एक प्राकृतिक आवास मौजूद कराया जाता है तथा प्राकृतिक भोजन मौजूद कराया जाता है। कहा जा सकता है कि उसकी हर तरीके से वहाँ पर सुरक्षा किया जाता है तथा उसको हर एक तरीके से सुविधा दिया जाता है तथा इसके प्रजनन हेतु इसके कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं या कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो दुर्लभ होते रहते हैं, उनका संरक्षण प्रदान करके इसको प्रजनन कराया जाता है, जिसके द्वारा इनकी संतति बनी रहती है। अगला हम देखते हैं संग्रहालय। क्या संग्रहालय? अब देखिए संग्रहालय क्या होते हैं? संग्रहालय कहें या तो हम संग्रहालय को ही क्या कहा जाता है? म्यूजियम कहा जाता है। क्या है? म्यूजियम। क्या है? म्यूजियम। अगर आप लोग म्यूजियम के बारे में सुनेंगे, देखिए म्यूजियम क्या होता है या संग्रहालय क्या होता है? ऐसा स्थल जहाँ प्राकृतिक इतिहास की वस्तुओं, कला और प्राकृतिक पुरातत्व की वस्तुएं की संगठन, परीक्षण और अवलोकन किया जाता है, संग्रहालय कहा जाता है। जैसे संग्रहालय का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा स्थल होता है जहाँ पर प्राकृतिक इतिहास के मतलब क्या, कुछ पुराने तथा कुछ नए वहाँ पर वस्तुएं या कहा जाता है कि जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वही क्या होता है? संग्रहालय कहलाता है। इसमें पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कुछ पुराने होते हैं तथा कुछ आपको नए वनस्पति या प्राणी या पौधे दिखाई देते हैं, यही क्या होते हैं? संग्रहालय होते हैं। भारत के कुछ प्रमुख शोध संग्रहालय कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। भारत के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से? देखिए नंबर एक, बीरबल साहनी जीवाश्म जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देखिए बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। तीसरा क्या है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। चौथा क्या है? केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पांचवा, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय औषधि क्या केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। अगला क्या है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला पश्चिम हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। कुछ प्रमुख ऐसे संग्रहालय क्षेत्र है जहाँ पर उनकी संख्या के आधार पर वर्णन किया गया। सबसे अधिक जो आपका संग्रहालय है जहाँ पर सबसे अधिक आपको क्या उनकी संख्या देखने को मिलती है। नंबर एक, क्या रॉयल बोटेनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड में है? क्या न्यूयॉर्क इंग्लैंड में है? इसकी संख्या कितनी है? लगभग में 60 लाख है यहाँ पर है। बी एल कोमारो बोटेनिकल इंस्टीट्यूट लेनिनग्राम 50 लाख है। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन 40 लाख है यहाँ पे। पेरिस बॉटेनिकल गार्डन यहाँ पर 1 करोड़ लगभग में संख्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में इसकी संख्या लगभग में 50 लाख है। जबकि इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में इसकी संख्या लगभग में कितनी है? 25 लाख मौजूद है। इस प्रकार से हम लोग अब देखिए शोध संस्थान के बाद क्या अगला अगला है? जूलॉजिकल पार्क। या देखिए जूलॉजिकल पार्क में देखा जाता है कि यह प्राणी पार्क ऐसा स्थल होता है जहाँ पर उसको क्या आवासीय जीवन प्रणाली रखा जाता है या आवास मौजूद कराया जाता है, उसे जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है कि चिड़ियाघर में जो भी प्राणी को रखा जाता है उसको प्राकृतिक आवास मौजूद कराया जाता है, जिसके आधार पर वो अपना जीवन यापन आसानी से उस जूलॉजिकल पार्क में या उस स्थान पर कर सकते हैं। अगर उसके अनुसार वातावरण नहीं रहेगा तो वो अधिक अधिक से अधिक समय तक वहां पर जीवित जीवित नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से जूलॉजिकल पार्क देखते हैं। भारत के कुछ प्रमुख चिड़ियाघर कौन कौन से? देखिए महेंद्र चौधरी चिड़ियाघर
छठबीर पंजाब यह पार्क लगभग क्या सन 1977 में स्थापित किया गया था। इसमें लगभग में 13,000 जानवर है। यह लगभग में क्या 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरा क्या है कि नेहरू चिड़ियाघर हैदराबाद में है। हिमाचल चिड़ियाघर सिक्किम में क्या हिमालयन चिड़ियाघर सिक्किम में है। नेक्स्ट जंतु उद्यान अलीमपुर कोलकाता में है। गांधी चिड़ियाघर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। पद्मजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर दार्जिलिंग का पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्या कमला नेहरू चिड़ियाघर अहमदाबाद। प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर लखनऊ में है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिड़ियाघर दिल्ली तथा एशिया देखिए राष्ट्रीय चिड़ियाघर दिल्ली इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। यह एशिया का महत्वपूर्ण चिड़ियाघर है जो लगभग में 214 एकड़ में फैला है। इसमें लगभग में 22,000 जानवर मौजूद है। इस प्रकार से हम लोग क्या जीवों के वर्गीकरण के आधार पर जितने भी उसके संग्रहालय थे, जितने उसके आवास प्रदान करने के लिए प्राकृतिक आवास थे, जिनको उसको सूखा करने वाले थे, सभी को संग्रहित करने वाले स्थान के बारे में पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे उसके इसके आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट या कुछ नोट्स आपको बायोलॉजी के ऊपर समझा गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहा जाता है कि जो जीव विज्ञान होता है, देखिए जीव विज्ञान क्या होता है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना होता है। देखिए क्या बायोलॉजी बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक बायोस होता है, एक लॉजी होता है। क्या होता है? लॉजी लोगस। अब जो बायोस होता है इसका अर्थ क्या होता है? स्टडी करना होता है। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना होता है। देखिए क्या है, सॉरी यार भाई मिस्टेक हो गया। देखिए बायोस का मतलब क्या है? ए स्टडी करना नहीं, ए लाइफ हो गया। क्या हो जाता है? ए लाइफ हो जाता है। बायोस का मतलब क्या हो जाता है? ए लाइफ होता है। और लोगस का अर्थ क्या होता है? ए स्टडी करना होता है। क्या होता है? स्टडी करना होता है। अब देखिए ये कहा जाता है कि लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। अब स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना। तो इस आधार पर पता चलता है कि प्रत्येक जीव क्या होता है? प्रत्येक जीव का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? जीव विज्ञान के अंदर के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग नोट्स वाइज। देखिए क्या सभी जीवों सभी सजीव या जीवित पादप हो या जंतु हो की ऊपर की संपूर्ण क्रियाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान बायोस का अर्थ लाइफ है तथा लोगस का अर्थ स्टडी नामक नामक विज्ञान की शाखा का सृजन किया। इन्हें निम्न परिभाषा के द्वारा समझा जा सकता है। कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? 1802 में दिया था। कहा जाता है कि बायोलॉजी जो शब्द होता है इसको सबसे पहले कौन दिया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। लेकिन कहा जाता है कि जो जीव विज्ञान की शाखा होती है या जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? ए अरस्तु जी को माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है। देखिए जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती है। देखिए जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, मौलिक जीव विज्ञान तथा प्राकृतिक जीव विज्ञान। अब देखिए प्रायोगिक तथा मौलिक। मौलिक जीव विज्ञान कौन कौन से होते हैं? वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव। कहा जाता है कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव ये मौलिक जीव विज्ञान है। लेकिन प्रायोगिक जीव विज्ञान कौन कौन से है? कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा औषधि विज्ञान प्रायोगिक जीव विज्ञान कहलाता है। और आगे हम लोग देखते हैं जंतुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये प्राणी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पादपों का अध्ययन वनस्पतियों के अंतर्गत किया जाता है। तो वनस्पति का अध्ययन में अगर देखिए प्राणियों का अध्ययन
जिन विज्ञान की शाखा में होता है उसे प्राणी विज्ञान कहा जाता है या जूलॉजी कहा जाता है। लेकिन वनस्पतियों का अध्ययन जिन शाखा में किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहा जाता है। जो जीव विज्ञान और बॉटनी दोनों ही ये क्या है, जूलॉजी तथा बॉटनी दोनों के दोनों शब्द ग्रीक शब्द है। जंतु का रचना स्वभाव, जंतु तथा मुर्गी के अंडे में भ्रूणी परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन अरस्तु ने कहा जाता है कि अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं की रचना का अध्ययन, उसके स्वभाव का, उसके जनन का तथा मुर्गे के अंडे में भ्रूणी परिवर्तन का अध्ययन अरस्तु जी ने किया था। इसी के आधार पर अरस्तु को क्या कहा जाता है, अपनी पुस्तक देखिए, अरस्तु ने अपनी पुस्तक, क्या उनकी पुस्तक का नाम क्या है, देखिए ध्यान से, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया में लगभग में 500 जंतुओं का वर्णन किए। इसीलिए इन्हें विज्ञान, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए क्या, अरस्तु जी को जीव विज्ञान, विज्ञान तथा विज्ञान के, देखिए जंतु विज्ञान के जनक, देखिए जूलॉजी, देखिए साइंस के जनक कौन, अरस्तु, जूलॉजी के जनक कौन, अरस्तु, और बायोलॉजी के जनक कौन, अरस्तु को जी को माना जाता है। अब देखिए, अब देखिए हिस्टोलॉजिकल एनिमे, देखिए इनकी पुस्तक कौन थी, हिस्टोलॉजिकल एनिमेलिया थे, जिसमें अरस्तु ने सबसे पहले अरस्तु को जीव विज्ञान, विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब कहा जाता है कि जो थियोफ्रेस्टस है, इन्होंने अपनी पुस्तक, क्या इस इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया में था, बस एनिमेलिया की जगह क्या इसमें प्लांटी हो जाएगा, तो थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग में कितने 500 पौधे का इन्होंने अध्ययन किया, जिसके आधार पर इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी बॉटनी कहा जाता है। अब देखिए क्या आधुनिक जीव विज्ञान क्या है, आधुनिक जीव विज्ञान कहा जाता है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक ने अनेक प्रकार की खोज एवं आविष्कार किए, जिसके आधार पर नई तकनीकों का सृजन किया गया। इनकी सहायता से हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। सुनिश्चित ज्ञान के लिए आधुनिक जीव विज्ञान में कुछ ऐसे एकीकरण सिद्धांतों जैसे संगठन का सिद्धांत, जीव उत्पादन के सिद्धांत, जैसे कहा जाता है कि आधुनिक युग में देखा जाता है कि प्रत्येक जीव को अपने जीवित रखने के लिए, या कहा जा सकता है कि उसके नई तकनीकों में जो बदलाव होता है या नई नई खोजें होती रहती है, उसमें उसके जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, उसके कोशिका का सिद्धांत तथा उसके जैव विकास का सिद्धांत, या जीन मत या जनन द्रव्य पदार्थ की क्रियाओं में अध्ययन, या उसमें अधिक से अधिक सजीवों में समानता के रूप में लागू किसके द्वारा किया जाता है, आधुनिक जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कुछ जंतु विज्ञान में आने वाली प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन से इसमें ध्यान देते हैं, कहा जाता है कि देखिए कपालवान, या कहा जाता है कि क्रेनियोलॉजी, इसके अंतर्गत करौटी का अध्ययन किया जाता है। कपाल का मतलब क्या, सर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र अध्ययन, इसी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, पेशीय विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सार्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रुधिर विज्ञान, या इसी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी, रुधिर तथा रुधिर रोगियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अस्थि विज्ञान का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वाहिका विज्ञान, या एंटी क्या एंजियोलॉजी कहा जाता है, या इसी को परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, कृमि विज्ञान, या हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है, जिसमें चपटे कृमियों का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान के अंतर्गत एंटमोलॉजी होता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या, चींटी या पिपीलिका विज्ञान के अंतर्गत क्या है, चींटी का अध्ययन क्या होता है, देखिए माइमेरिकोलॉजी, या चींटी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, चींटी चींटी का अंतर्गत पिपीलिका विज्ञान, या माइर
मेकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मकड़ी विज्ञान का अध्ययन, मकड़ी विज्ञान का अध्ययन मकड़ी का अध्ययन कहलाता है। इसको क्या किस आर्केनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे के पूरे क्या आपके एनसीईआरटी पैटर्न में जितने भी फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड थे, जितने भी फैक्ट थे, सभी को एक एक कर कर अध्ययन किया गया है। आप लोगों को ऐसे क्लास देखने के लिए एक दिन में एक चैप्टर पूरा फाइनल कर देंगे। अब ऐसे ही थोड़ा सा आप लोग हौसला बनाए रखिएगा और अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी किया करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन बचा रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना या किसी भी बातों को पूछना ना भूलिए। आप इस चैप्टर के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, इसको आप लोगों को इसके बाद एक चैप्टर का पूरा नोट्स के साथ साथ उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, क्योंकि एमसीक्यू करेंगे तो आपको इसके आधार पर बने हुए क्वेश्चन के आइडिया पता चलेगा। जब क्वेश्चन का आइडिया पता चलेगा तो आपको जो पढ़ने की जो रुचि रहेगी वो आपको और अच्छी होगी। क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आता है या क्वेश्चन के बारे में अगर मान लीजिए क्वेश्चन किया जाएगा, उसके ऊपर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में अगर 2-3 ऑप्शन आपको समझ में आते हैं, तो आपको पढ़ने की रुचि या आपका इंटरेस्ट और जागता है। तो कहा जाता है कि आपके प्रत्येक चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे, सभी को कराया जाएगा और यही आपका एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में भी आएगा आने वाले कॉम्पिटिशन में। अगर आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका एएनएम, जेएनएम में कोई भी डी फार्मा, बी फार्मा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपका बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी होता है वही अब उसमें का बाप होता है। किसी भी कंपटीशन का एनसीईआरटी पैटर्न उसका बाप होता है। तो हम आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक कर क्लियर करते चलेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करिए। यही आप लोगों से हमारा विश्वास है। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।